हाय फ्रेंड्स, मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल के ITZ इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात। गरीबी क्या होती है इस शेर में आप समझेंगे। एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात और बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात और बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। ऐसी होती है गरीबी। और मैं आपको बताऊं कि a man who has a big knowledge, being poor, he is rich. But a man who has no knowledge, being rich, he is poor. ठीक है, मतलब वह व्यक्ति जिसके पास धन हो, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो गरीब है। वह व्यक्ति जिसके पास ज्ञान हो, गरीब होते हुए भी वो धनी होता है। इसलिए इट इज एसेंशियल टू गेट नॉलेज एट एनी कॉस्ट। इस क्रम में जैसा कि आप मेरे साथ हर एक क्लास में पढ़ते जा रहे हो, मैं एलिमेंट ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको 1 बाय 1 करके बताता चल रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हमने हासिल की थी वर्ब के बारे में। और आज की इस पीरियड में मैं आपको सेंटेंस के तीसरे एलिमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। ठीक है, आज आप समझोगे कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी प्लेसमेंट कहां होती है ना, उसके प्रयोग में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट। आप ध्यान से देखो, किसी भी सेंटेंस में नॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है और तीसरे क्रम पर वर्ब के ठीक बाद आपके ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब मान लिया जाए कि कहीं कोई एक क्रिया हो और उस क्रिया का किसी पर प्रभाव नहीं हो, ऐसा बहुत कम होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अफेक्टेड, सीधे दो शब्दों में, अफेक्टेड बाय द एक्शन। एक्शन का मतलब वर्ब, मतलब वह ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन से अफेक्टेड हो, प्रभावित हो। ऑब्जेक्ट आपका वह होता है जो वर्ब से प्रभावित हो, उस पर क्रिया का असर हो। ठीक है, तो वह एलिमेंट आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं। जैसे आप देखोगे एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि ही बीट्स मी, ही बीट्स मी, वह मुझको पीटता है। तो बताओ कि जब पीटने की क्रिया होगी तो मी पर असर जाएगा कि नहीं जाएगा? पीटने की जब क्रिया होगी तो निसंदेह इस क्रिया का असर मी पर पड़ेगा, यानी कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। तो टीच क्रिया का प्रभाव किस पर जाएगा? तो इंग्लिश पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कैसे जाएगा? आप इंग्लिश लिखोगे, इंग्लिश बोलोगे, है ना, इंग्लिश सीखोगे, तो बताओ किसी ना किसी तरह से इंग्लिश पर टीच का प्रभाव पड़ता है। इस लिहाज से ये दोनों आपके क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। एक ऐसा एग्जांपल आप देखो कि जिसमें एट ए टाइम दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं। जैसे मैं कह लूं कि ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी
इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो अब पढ़ाना क्रिया का प्रभाव मी पर भी होगा और पढ़ाना क्रिया का प्रभाव इंग्लिश पर भी होगा, है कि नहीं? पढ़ाना क्रिया का प्रभाव मी पर भी होगा और पढ़ाना क्रिया का प्रभाव इंग्लिश पर भी होगा। अब इस हिसाब से आपका ये दोनों आपके लिए ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों क्रियाओं में एक एक ऑब्जेक्ट आया है और इस क्रिया के साथ डबल ऑब्जेक्ट आया है। ओके, तो आप याद करते चलोगे कि जब किसी क्रिया के साथ एक ऑब्जेक्ट होता है तो वह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वह ऑब्जेक्ट आपका सजीव हो या चाहे निर्जीव हो। देख लीजिए, इंग्लिश निर्जीव है, एक है, ऑब्जेक्ट है ये। मी सजीव है, इंग्लिश निर्जीव है। अब चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ये ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो एक इसमें का डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जो क्रिया से प्रभावित हो, जिस पर क्रिया का असर हो, वह ऑब्जेक्ट होता है। चलिए तो बात क्लियर हो गई। अब आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरह के हो जाएंगे? दो तरह के। एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म इसको बोल देंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष कर्म। दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब सवाल बनता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्यों इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्यों इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं? तो इसको समझने के लिए मैं दो शब्दों में समझा दूंगा आपको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वन कर लीजिए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कि एन ऑब्जेक्ट अफेक्टेड डायरेक्टली by the action। ओके, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो क्रिया से सीधा सीधा प्रभावित हो, जिस पर क्रिया का पहला प्रभाव पड़े, डायरेक्ट अफेक्टेड हो, है ना। एन ऑब्जेक्ट अफेक्टेड डायरेक्टली, वह ऑब्जेक्ट जो सीधे सीधे प्रभावित हो, किससे? बाय द एक्शन, वर्ब से, वह क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, जैसे ही गैव मी अ चेयर। ही गैव मी अ चेयर, उसने मुझे एक कुर्सी दिया। तो अब जब देना की क्रिया होगी, गिव की क्रिया, तो आप सोचो कि पहले मी प्रभावित होगा या चेयर? नहीं, पहले ही जो है चेयर को उठा करके बढ़ाएगा किधर? मी के तरफ। पहले ही जो है चेयर को पकड़ करके किधर बढ़ाएगा? मी की तरफ। तो इसका मतलब कि चेयर का ना प्लेसमेंट हुआ। अगर चेयर का प्लेसमेंट हुआ, चेयर को हटा करके आपने मी को पकड़ाया, तो इसका मतलब कि पहला प्रभाव जो है सीधा सीधा डायरेक्टली किस पर जा रहा है? चेयर पर। इसलिए ये आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं समझाने की कोशिश में हूं कि जिस पर क्रिया का सीधा सीधा फल पड़ता हो। सीधा सीधा फल पड़ने का मतलब कि क्रिया का पहला प्रभाव दोनों में से जिस पर पड़ता है वह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और देखो लो, प्लेसमेंट आप देख लो
कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया और इनडायरेक्ट पहले आया। अगर आपकी मर्जी हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रख लें, इनडायरेक्ट को बाद में, तो ऑप्शन है, आप कर सकते हो। आप ऐसा रखिए, ही गैव, लाइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां, ही गैव आ चेयर। अब अलर्ट हो जाओ, जैसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उसका जो कनेक्शन होता है, जो लिंक होता है, जो रिलेशन होता है, वो ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, और फिर दोनों के बीच आपको रिलेशन बनाना पड़ता है। और आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन अगर बनाना हो तो उसके लिए आपका एलिमेंट होता है प्रेपोजिशन। अब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाए और इनडायरेक्ट बाद में, तो हम दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए यहां एक प्रेपोजिशन लाएंगे, और उस प्रेपोजिशन के बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए। अगर जब तक तुम यहां प्रेपोजिशन नहीं लाओगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो रिलेशन है वो टूट जाएगा। अब रही बात कि यहां प्रेपोजिशन क्या आ सकता है, तो अधिकांश आपको टू आएगा और या फॉर आएगा। ही गैव अ चेयर, यहां टू आएगा, टू। अब देख लो मी, देखो आप कैसे, मी के लिए देखो मैं लिख देता हूं यहां, ही बॉट मी, उसने मुझे खरीदा, सॉरी मी नहीं, यहां कुछ और रख लेता हूं, ही बॉट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाइए, ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदा, ठीक है। ही बॉट अ बुक फॉर मी, उसने मेरे लिए एक किताब खरीदा। अब देखो भाई, ये अ बुक जो है आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी जो है आपकी इनडायरेक्ट, यहां मी जो है इनडायरेक्ट है और चेयर जो है डायरेक्ट है। देख लो आप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आते ही प्रेपोजिशन ने अपना जगह ले लिया। अगर ये प्रेपोजिशन नहीं लिया जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशन टूट जाता है, ठीक है। तो मैं समझाऊं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है ना, जिस पर क्रिया का सीधा सीधा फल पड़े। जो पहली बार क्रिया से प्रभावित हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ये भी याद रखोगे कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः नन एलिव होता है, निर्जीव होता है। ऐसे सबसे आसान है कि आप उसको पहले रखिए इनडायरेक्ट को और तब डायरेक्ट लाइए, लेकिन जब डायरेक्ट पहले लाइए तो अलर्ट हो जाओ। अलर्ट इसलिए हो जाओ कि प्रेपोजिशन जो है बड़ी टफ चैप्टर होता है, अलग अलग शब्द अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं। तो याद रख लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पहले होगा तो प्रेपोजिशन टू या फॉर अधिकांश आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इतने में समझा देता हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कहना पड़ेगा आपको कि एन ऑब्जेक्ट अफेक्टेड indirectly by the action, ठीक है। an object affected indirectly by the action is an indirect object। वह ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो क्रिया से इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से, जिस पर क्रिया का सीधा सीधा फल नहीं पड़ता हो, जो परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली प्रभावित हो, वह आपका इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल में वहीं से ले लीजिए आप, जैसे ही गैव मी अ चेयर, इस पर थोड़ी हम बात कर लें। जब देना की क्रिया होगी तो सबसे पहला प्रभाव चेयर पर होगा, और जिस पर पहला प्रभाव क्रिया का होगा, वर्ब का होगा, वह डायरेक्ट होगा। अब जब ही मी को चेयर देगा
तो मी थोड़ा दूर से ही के दूर से ही चेयर ले लेगा। तो इसका मतलब कि मी पर प्रभाव हुआ लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष प्रभाव हुआ, इनडायरेक्टली, यानी कि ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और याद रखोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका नॉन एलिव होता है और इनडायरेक्ट प्रायः एलिव होता है, सजीव होता है। ठीक है, यहां तक तो मैं समझ रहा हूं कि आप अब अच्छी तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट समझ गए होंगे। अब थोड़े से मतलब मैं ये प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि एक ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सेंटेंस में कहां होता है कि नहीं। काहे कि अगर हमको ये पता नहीं हो कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सेंटेंस में कहां होगा तो हमसे सामान्य गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊं कि प्लेसमेंट कहां होगा। अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सेंटेंस में कहां होगा। तो इस क्रम में आप सबसे पहले एक असर्टिव सेंटेंस ले लो और असर्टिव सेंटेंस को पहले देख लो कि एक असर्टिव सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट कहां आता है। ठीक है, तो अभी तो आपने देखा भी, जैसे आई रीड अ बुक। अब रीड की जब क्रिया होगी तो बुक तो भाई प्रभावित होगा ही, इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप याद करते चलोगे कि एक असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अराइवल जो होता है उसका जो प्लेसमेंट होता है वर्ब के बाद होता है। ये आपका मेन वर्ब है कि नहीं, ये आपका मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसके बाद ही होगा। किस तरह के सेंटेंस में, तो एक असर्टिव सेंटेंस में, हमारे असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो वर्ब के ठीक बाद होगा, एकदम जस्ट बाद। ठीक है, निगेटिव का मामला भी ऐसा ही है, जैसे आई डू नॉट रीड अ बुक। तो ये आपका रीड आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि निगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट होता है, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट वह वर्ब के बाद होता है। लेकिन मामला आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना, गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैं एक दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रख के देखता हूं। जैसे मैं कहूं कि हु टीचेज यू, हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है। तो टीच जो है वर्ब है और हु जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हिसाब से इसका प्लेसमेंट जो है सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, नॉमिनेटिव केस में है भी। तो ये तो आपका सब्जेक्ट हुआ। तो टीच का प्रभाव किस पर जा रहा है, यू पर जा रहा है। हु टीच यू, तो पढ़ाने का प्रभाव किस पर, यू पर जाएगा। तो अभी भी तो बिल्कुल ये असर्टिव की तरह चल रहा है कि नहीं। लेकिन यहां देखो, वाई डू यू लर्न म्यूजिक, तुम संगीत क्यों सीखते हो। अभी भी वही मामला है कि आपका लर्न जो है वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन तो अभी तक आप देख रहे हो कि चाहे असर्टिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, अराइवल ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखिए इसमें कि हम कहें कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तो यहां देखो, आप चाहने का जो काम है वो यू कर रहा है, यानी कि यू क्या है, सब्जेक्ट है, एक्शन में है तो सब्जेक्ट होगा। और डू और वांट मिलकर के आपके वर्ब बन जाते हैं। तो अब रही बात कि व्हाट क्या है भाई,
व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो क्या जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। जो एलिमेंट, जो वस्तु आप चाह रहे हो, मान लो कि आप कोई मोबाइल चाह रहे हो, मान लो कि आप कोई एक बुक चाह रहे हो, तो मोबाइल और बुक जो है नाउन है, और नाउन की हैसियत से, है ना, और उस नाउन के लिए व्हाट आया है, तो व्हाट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब देख लो आप कि इसमें, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट जो है वो कहाँ है, तो वर्ब के पहले है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है कि नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर तरह से जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स हो समझाता चलूं। ठीक है, तो अब तक हमने सीखा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्या होता है, वर्ब के बारे में सीखा, ऑब्जेक्ट सीखा। अब अगली पीरियड में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगा। ओके।